बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। असद उमर इजहार ख्याल कर रहे हैं। उस कमेटी के अंदर बैठ जाएंगे और देख लेंगे कि उसके अंदर क्या ऐसी गैर कानूनी चीज़ है जो हमें नहीं नजर आई, तो बिल्कुल खुले दिल के साथ हम साथ बैठ जाएंगे। सर स्पीकर साहब, अमूमी तौर पर तो ये होता है कि एक तकरीर जब होती है बजट की, तो उसके जवाब में बड़ा तफसीलन फिर जवाब दिया जाता है, जवाब दर जवाब होता है। लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन साहब ने जो तकरीर की वो इतनी तफसील में थी कि अगर मैं उसका जवाब देना शुरू कर दूं, और उसमें तकरीबन हर नुक्ता ही ऐसा था जिसके ऊपर हकाइक बरक्स रखे जा सकते हैं, तो मैं तो अगले 2 दिन सिर्फ यही तकरीर करता रहूँगा। तो इसलिए मैं सिर्फ चंद बातें जो उन्होंने कही, जो रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए या हमारा नुक्ता नज़र सामने रखने के लिए ज़रूरी है कि उनके ऊपर बात की जाए, और मुख्तसर मैं बात करूंगा इन चीज़ों के ऊपर। सबसे पहली चीज़ जी, उन्होंने जो बड़ी मेरे दिल को लगी और मुझे बड़ी पसंद आई उनकी बात, उन्होंने कहा कि हुक्मरानों का काम होता है कि यतीमों और बेवाओं का, जो कमज़ोर तबके हैं, उनका ख्याल किया जाए। इस बात की मैं मुकम्मल तौर पे तायीद करता हूं, और इसीलिए मुझे फख्र है कि मैं एक ऐसी पार्टी का कारकुन हूं जिसके लीडर ने हुकूमत में आने के बाद नहीं, जिसने जिंदगी में अपनी इतनी बेवाओं और यतीमों की शौकत खानम के जरिए, नमल यूनिवर्सिटी के जरिए, इमरान खान फाउंडेशन के जरिए खिदमत की है कि शायद किसी और पाकिस्तानी ने ना की हो। और यही जज्बा है। अमूमी तौर पर लीडर ऑफ अपोजिशन की बात दुरुस्त है कि मुल्क के अंदर मुखय्यर हजरात होते हैं, वो मुखय्यर हजरात जो हैं वो कमज़ोर तबके की मदद करते हैं, लेकिन अव्वलीन जिम्मेदारी इसकी रियासत की होती है। ये सबक हमें किसी बरतानिया के या किसी मगरिब के मईशत के एक्सपर्ट से या सियासतदान से नहीं मिला, ये सबक हमें हमारे दीन ने सिखाया। उस रियासत मदीना जिसका हम ख्वाब देखते हैं, ये दुनिया की पहली वेलफेयर सोसाइटी वहां पर बनी। रियासत ने जिम्मेदारी उठाई पहली दफा कि जो गरीब है, नादार है, कमजोर है, सबसे पहला हक उसका है रियासती वसाइल के ऊपर। तो ये जिम्मेदारी, ये कह देना कि ये काम सिर्फ मुखय्यर लोगों का है और वो जाती हैसियत में लोगों की मदद करें, शायद अगर लीडर ऑफ अपोजिशन उन लोगों के साथ जाकर बैठें जो पनाहगाह के अंदर आते हैं, जिनको लंगर खाने से खाने को मिलता है, इज्जत एहतराम के साथ मिलता है, तो शायद वो कुछ मुख्तलिफ बात करें। और क्योंकि एक जाती यकीन है वजीर आजम का, इसलिए ये मुझे बड़ा फख्र है इस बात के ऊपर जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट और प्राइम मिनिस्टर हाउस के अखराजात में 108 करोड़ रुपए सालाना की कमी करके ये काम किए जा रहे हैं। दूसरी चीज जिसका उन्होंने बहुत जिक्र किया और बड़ी तफसील से किया, और तकरीबन मेरे ख्याल में तो 15-20 मिनट लीडर ऑफ अपोजिशन ने डेंगी की वक्त में उन्होंने किस तरीके से रिस्पॉन्स को लीड किया था, उसका जिक्र किया और उसका मुआवजा किया। कोविड जब आया, कोरोना जब आया, तो हमारी हुकूमत ने क्या किया। बसद एहतराम लीडर ऑफ अपोजिशन के फर्क इसी से जाहिर है कि लीडर ऑफ अपोजिशन को अपने ऐवान के अंदर खड़े होकर 20 मिनट तक यह बताना पड़ा कि उन्होंने डेंगी के वक्त क्या किया था। कोरोना में हुकूमत पाकिस्तान ने जो काम किया, स्पीकर साहब, उसकी गवाही कौन देता है? लैरी समर्स, अमेरिका का फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, बराक ओबामा का चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, कहता है कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान की तरह कोरोना का मुकाबला किया होता तो खरबों डॉलर बचाता अमेरिका। बिल गेट्स, दुनिया का कामयाब तरीन बिजनेसमैन, यह कहता है कि पाकिस्तान से सीखना चाहिए। भारत नाकाम हो गया, पाकिस्तान कामयाब हुआ इस दफा के अंदर। आलमी सेहत का इदारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है दुनिया में 5 मुल्क हैं जिनसे सीख सकती है दुनिया कि कोरोना का दिफा कैसे किया जाता है।
पाकिस्तान उन 5 में से एक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है 7 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना आने के बाद अपनी मईशत में ऐसे इकदामात किए जो दुनिया के लिए मिसाल हैं और दुनिया सीख सकती है उनसे, और पाकिस्तान उसमें से एक है। मैं ये सारी आपको थोड़ी और तफसील आपको बताऊंगा, लेकिन ये मैं जात के लिए नहीं कह रहा। ये वो तो ये कह रहे थे कि अगर हम होते तो ये इतना अच्छा हम काम करते। हम नहीं कह रहे खुदा ना खास्ता कि ये हम कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी कौम ने करके दिखाया है। ये पूरी कौम का एफर्ट था और हर पाकिस्तानी को फख्र होना चाहिए इसके ऊपर। तीसरी एक और चीज उन्होंने कही, बड़ी बड़ी दिल को लगी। शायद ये एक ऐसा नुक्ता था जो बुनियाद बनी कि क्यों मैं अपनी जिंदगी में अच्छी भली जिंदगी गुजार रहा था। इमरान खान के कहने के ऊपर, उनकी दावत के ऊपर सियासत के अंदर आया, और वो बात उन्होंने ये की कि मुट्ठी भर लोग निचोड़ कर इस मुल्क की दौलत अपने लिए अरबों की जायदादें बना रहे हैं और करोड़ों पाकिस्तानी उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। कर्जे उन करोड़ों पाकिस्तानियों के ऊपर चल रहे हैं। ये तो मेरे दिल की बात थी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने की। तो जब हम बात करते हैं कि कौम का पैसा कौम की अमानत होता है, और अगर कौम के पैसा और कौम पे हुक्मरानी करने वाले अपनी दौलत और जायदाद का जवाब देने से कासिर हों, जब लंदन में, पेरिस में, स्विट्जरलैंड के बैंकों में, दुबई के टावर्स के अंदर पाकिस्तान के हुक्मरानों की जायदादें नजर आए, तो पाकिस्तानी कौम का हक बनता है कि वो सवाल पूछें, ये पैसा किधर से आया। ये सवाल पूछने से का दिफा, ये कहना कि जमहूरियत के लिए खतरा पैदा हो गया नहीं है। इसका दिफा न्याजी नैब गठजोड़ के नारे लगाना नहीं है। इसका दिफा बड़ा सादा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान को भी बुलाया और इमरान खान से कहा कि अपने इस असासे का जवाब दो। इमरान खान से 1983 में जो लंदन में अपार्टमेंट खरीदा गया था, जब वो कोई सियासत में नहीं था, 1983 में जवाब दो ये फ्लैट तुमने कैसे खरीदा था। इमरान खान ने उसके जवाब में ये नहीं कहा कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। उसने ये नहीं कहा कि मुझे सवाल के पीछे बूटों की चाप नजर आ रही है, सुनाई दे रही है। वो गए, अपना रिकॉर्ड लेके सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया और सुप्रीम कोर्ट ने गवाही दी कि यह शख्स सादिक भी है और अमीन भी है। फिर उन्होंने जिक्र किया बड़ी तफसील से, और ये उनका हक बनता है, बड़ी तफसील से उन्होंने जिक्र किया कि पंजाब के अंदर वो एक और बात है कि मुस्लिम लीग नून की तो हुकूमत पूरे पाकिस्तान में थी, लेकिन मंसूबे उन्होंने जितने भी गिनवाए वो सब के सब जो है, शायद मेरे सुनने में कोई कमजोरी रही हो, शायद राजा परवेज अशरफ ने सुना हो कोई और सूबे की, ना मैंने नहीं जिक्र सुना, मैंने सिर्फ पंजाब के मंसूबों का जिक्र सुना। काश वो भी ये करते कि जिस तरीके से इमरान खान ने उन लोगों के लिए जो कैंसर का इलाज रखने की सकत नहीं रखते, जो अमेरिका और बर्तानिया जाकर अपना इलाज नहीं करवा सकते, उनके लिए एक पाकिस्तान में एक इदारा बनाया। और जिस दिन ये सूरत हाल पैदा हुई कि 2013, और मैं उस वक्त लाहौर में, मैं तो उनकी गाड़ी में था साथ, जिस वक्त हम हॉस्पिटल जा रहे थे, जिस वक्त डॉक्टर्स को यह नहीं पता था कि जिंदगी और मौत की कश्मकश में कामयाब होंगे या नहीं होंगे, और उनको मशवरा दिया गया कि आपके लिए एयर एम्बुलेंस का हम इंतजाम करते हैं, और एयर एम्बुलेंस से आपको अमेरिका, बर्तानिया वहां ले जाते हैं इलाज करने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं इसी अस्पताल में जहां गरीब तरीन पाकिस्तानी का इलाज होता है, मैं यही करवाऊंगा। काश एक अस्पताल 3 दफा वफाक में हुकूमत होने के बाद, 4 दफा सूबे में हुकूमत होने के बाद, काश एक अस्पताल ऐसा होता कि जब मियां साहब की सेहत
उनकी प्लेटलेट काउंट्स में प्रॉब्लम हो रहा था, उनकी सेहत का मसला था। काश एक अस्पताल पाकिस्तान में होता। क्या मियां साहब कहते मुझे इस अस्पताल के सेहत में के जो काम किया जा रहा है, जो इलाज किया जा रहा है, उस पर यकीन है, मैं इस अस्पताल में जाऊंगा, मैं बाहर मुल्क में नहीं जाता। काश एक अस्पताल ऐसा बना होता। इसी के साथ जुड़ी हुई बात, गिला किया उन्होंने लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने कि वजीर आजम हाउस में कम आते हैं। ये मैं पहले भी ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूं, वजीर आजम को भी पता है मेरी इस राय का। मेरे ख्याल में उनको इससे ज्यादा आना चाहिए हाउस में, लेकिन जनाब वो हाउस में आते हैं, कम आते हैं। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, उसके जो कायद हैं, वो बहुत बड़ा सियासी नाम है, 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं पाकिस्तान के। हम चाहते हैं वो भी पाकिस्तानियों के साथ जिंदगी गुजारें। हम चाहते हैं वो भी हमारे पास आए, हम उनसे कुछ सवाल पूछें, हो सकता है उनसे कुछ सीखने के लिए हो। आपको वजीर आजम के प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट हाउस में आने की कमी का गिला है तो खुदारा वो पाकिस्तान के साबिका वजीर आजम जिसके आप भाई भी हैं, जिसके आप जमानती थे कि ये वापस आएंगे, काश आप उनको भी ये कहें कि कम से कम पाकिस्तान तो वापस आ जाए। आखिरी 2 चीजें जिनकी मैं बात करूंगा जी, उसके बाद मैं अपनी तकरीर के ऊपर आऊंगा, मईशत के ऊपर। खैबर पख्तूनख्वा की काफी बात की गई और उन्होंने कहा कि अगर हमें खैबर पख्तूनख्वा दिया होता तो हम खैबर पख्तूनख्वा की तकदीर बदल देते। शायद लीडर ऑफ ऑपोजिशन को याद नहीं रहा या उन्होंने किसी ने याद नहीं दिलाया, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रह चुकी है खैबर पख्तूनख्वा में। ANP की भी हुकूमत रही है, JUI जमात इस्लामी की भी हुकूमत रही है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम आजाद फैसले करने वाले अवाम हैं। उनको कारकर्दगी पसंद नहीं आती तो वो किसी के नारों के पीछे वोट नहीं डालते। कारकर्दगी करोगे तो वोट मिलेगा, कारकर्दगी नहीं करोगे तो बाहर। मैं कुछ तशबीह देने वाला था, चले मैं वो नहीं देता, गैर पार्लिमानी हो जाएगा, लेकिन नहीं कर सके कारकर्दगी। मौका मिला, नहीं कर सके कारकर्दगी। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बाहर कर दिया, फारिग कर दिया। जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो यही तकरीरें उस वक्त भी होती थी। बड़े बड़े सियासी तज्जियाकार पूछते थे, हमारे अच्छे खैरख्वाह पूछते थे। 2.5 साल 3 साल गुजर गया, असद मान जाओ फारिग हो गए खैबर पख्तूनख्वा में। अच्छा भाई, हमें तो अवाम खैबर पख्तूनख्वा के कुछ और कहते हैं। मुझे याद है एक दफा मैं बनी गाला था तो मैं वजीर आजम से, खान साहब कहते थे, हम खान साहब से बात कर रहा था तो मैंने कहा जी मैं जो आवाज जो आ रही है ना खैबर पख्तूनख्वा से, वर्कर हमारा नाराज है, क्योंकि हम तो सिर्फ मेरिट की बात करते हैं। वर्कर हमारा नाराज है, वोटर खुश है। और वो वोटर ऐसा खुश हुआ कि वो वोटर जिसने आज तक किसी हुकूमत को दोबारा इलेक्ट नहीं किया था, 2/3 अक्सरियत के साथ उसी हुकूमत को वापस लेके आया। सब लोग ऐवान में बैठने वाले जमहूरियत पर यकीन रखने वाले लोग हैं, वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले दो लोग हैं। तो मेरी दरखास्त ये होगी, बड़ी बसत एहतराम दरखास्त ये होगी कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने जो वोट डाला है उसको इज्जत दें और मान जाए ये बात कि जैसी कारकर्दगी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत, परवेज खटक की हुकूमत ने करके दिखाई, ऐसी खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में कभी नहीं हुआ था। आखिरी चीज जी, LNG प्लांट्स के ऊपर बड़ी तफसील से बात की गई, बड़े डॉलर सेंट और ये वो बताए गए। मैं अवाम के लिए आसान में टेक्निकलिटी के अंदर नहीं जाता, अवाम सुन रहे हैं, उनको हम टेक्निकल चीजों के अंदर नहीं घुमाते। बड़ी सादा सी बात है। स्पीकर साहब मुझे ये बताएं कि अगर ये इतने सस्ते प्लांट, इतने एफिशिएंट प्लांट थे, तो कानून के अंदर ये तरमीम क्यों करनी पड़ी कि चाहे इस प्लांट से, इन LNG प्लांट से बिजली सस्ती पैदा हो या महंगी पैदा हो। चले मैं थोड़ा सा 1 मिनट लगा देता हूं। एक निजाम है हमारे यहां, उसको कहते हैं मेरिट ऑर्डर। मेरिट ऑर्डर सिर्फ सादा सी बात यह करता है कि जो भी आपका प्लांट, बिजली का कारखाना जो भी सबसे सस्ती बिजली बनाएगा, सबसे पहले वहां से बिजली तरसील की जाएगी ताकि पाकिस्तान के अवाम को सबसे सस्ती बिजली मिल सके। और जो महंगे होते हैं
उनमें बाद में बारी आती है। कानून के अंदर तरमीम की गई, कानून में लिखा गया कि ये एलएनजी के जो प्लांट्स हैं ये मस्ट रन प्लांट हैं। मस्ट रन यानी चाहे जितना भी महंगा हो आपने इन्हीं को चलाना है। अगर ये इतने एफिशिएंट प्लांट थे तो ये कानून में तरमीम की जरूरत क्या थी? मैं आपको बताता हूं तरमीम में क्यों जरूरत थी। सर, हमने वो कानून बदल दिया है। हम वो बोझ पाकिस्तान के अवाम पर नहीं डालने देंगे। उस फैसले के अंदर अगले 2 साल की हमने कैलकुलेशन करा के देखी, 2.5 साल की, हाँ उमर, 2.5 साल की कैलकुलेशन करा के देखी। सिर्फ 2.5 साल के अंदर पाकिस्तान के बिजली के सारिफ को इन महंगे प्लांट से बिजली मजबूरन ना खरीदने की वजह से 140 अरब रुपए का फायदा होगा। 140 अरब रुपए यह टीका लग रहा था। वो थर्मल एफिशिएंसी के बारे में हम सब डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इस बात का सादा सवाल का जवाब जरूर हमें चाहिए। इसके बाद सर हम आते हैं अपनी जो मईशत के ऊपर बात करने के लिए। एक बहुत बड़ा तफसीली हिस्सा इसके अंदर यह था कि दूध और शहद की नहरें बह रही थी, चारों तरफ हरियाली थी, पाकिस्तान तरक्की की राह पर तेजी से चल रहा था। तो सबसे पहले तो एक स्पीकर साहब छोटा सा वाकया आपको मैं बताता हूं। यह है बात आखिरी बजट की। मुस्लिम लीग की हुकूमत खत्म होने में हफ्ते बचे हैं। यह शुरू की बात नहीं है, यह हफ्ते बचे हैं। क्योंकि मक्सी साहब हफ्ते बचे हैं। असद उमर ऑपोजिशन के एमएनए, उधर पीछे में बैक बेंचर होता था, उधर से खड़ा हुआ, एक तकरीर की मैंने, और मैंने कहा कि मईशत की ये हालत है और ये ज़खायर इतनी तेजी से गिर रहे हैं ज़र मुबादला के द टाइटैनिक इज अबाउट टू हिट द आइसबर्ग। टाइटैनिक दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री जहाज था जी। वो समुद्री जहाज अल्लाह ताला जो है गुरूर को बड़ी जल्दी डुबोता है जी। तो उन्होंने कहा कि ये अनसिंकेबल है, ये डूब ही नहीं सकता जहाज। तो पहली सफर पे वो निकला, आइसबर्ग को उसने हिट किया, बर्फानी तोदे को, और वो डूब गया। तो मैंने उसी की मिसाल दी कि पाकिस्तान की मईशत की इस वक्त ये हालत है। ये हमारी मईशत जो है वो टाइटैनिक की तरह बर्फानी तोदे से टकरा के डूबने वाली है। सर, इधर ही फ्लोर पे खड़े हुए, यहीं पे जहां पे मैं खड़ा हूं, उस वक्त के वजीर खजाना जनाब मिफ्ता इस्माइल, और यकीन रखिए स्पीकर साहब, मिफ्ता इस्माइल का तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने खड़े होकर कहा, यह वीडियो मौजूद है, टीवी पे दिखाई जा चुकी है, बारहा दिखाई जा चुकी है, अगर किसी को कॉपी चाहिए तो मैं फिर दे दूंगा। यह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म होने में हफ्ते रह गए। उन्होंने कहा, असद साहब ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन असद साहब टाइटैनिक बहुत बड़ा जहाज होता है, उसकी सिमत बदलने में भी टाइम लगता है, हम कोशिश कर रहे हैं। ये मुस्लिम लीग नून के वजीर खारजा इनकी हुकूमत खत्म होने के आखिरी हफ्तों में बात कर रहे हैं। सही। अच्छा, ये मुझे जी बड़ा जबरदस्त इन्होंने उमर अयूब साहब ने दिया है। 9 फरवरी 2018 का कार्टून है। ये पाकिस्तान की मईशत जो है उसका इंजर पिंजर निकला हुआ है, बेचारा वो ढांचा बना हुआ है, पीछे मशीनें लगी हैं उसको सांस देने के लिए, ऊपर लिखा हुआ है IMF। ये 9 फरवरी 2018 का है। ये इनकी हुकूमत खत्म होने से चंद महीना पहले की बात है। इमरान खान उस वक्त वजीर आजम नहीं थे पाकिस्तान के, ये उस वक्त की बात है। अब जरा ठोस हकायक में आपको एक दो, मुझे पता है ये बड़े नाराज होते, बोलते हैं यार आगे देखो ना, लेकिन जनाब जब आप पहले की बात करेंगे तो फिर जवाब में सुनना पड़ेगा। छोटी बात करूंगा मैं, ज्यादा नहीं, क्योंकि मैंने ज्यादा वो बात करनी है कि इमरान खान ने वजीर आजम बनने के बाद किया क्या, किस तरीके से इस टाइटैनिक को बदला और उस आइसबर्ग से, उस बर्फानी तोदे से जो टकराने वाला था, उसे बचाया कैसे। जिस वक्त इन हमारी हुकूमत आई जनाब, उसमें आखिरी 3 माह के अंदर जो बैरूनी खसारा होता है मुल्क का, उसकी माहाना औसत $2 अरब थी। माहाना इंपोर्ट्स जो है हमारी दरामदाद, वो तो $5 अरब से ज्यादा थी, तकरीबन $5.5 अरब माहाना पे पहुंची हुई थी। लेकिन सिर्फ बैरूनी खसारा जो था, राजा साहब जब आपकी हुकूमत छोड़ के गई थी ना, राजा परवेज अशरफ वजीर आजम थे जी, इनकी हुकूमत जब छोड़ के गई तो आखिरी साल में आपने पूरे साल में $2.5 अरब का बैरूनी खसारा छोड़ा था। जब इन्होंने छोड़ा तो 1 महीने में $2 अरब हो रहा था, और हर महीने हो रहा था। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जनाब $10.2 बिलियन थे।
6.7 अरब डॉलर के कलील मुद्दती कर्जे लिए हुए थे। यानी जो नेट रिजर्व हमारे पास था वो कुल 3.5 अरब डॉलर था जिस वक्त हमारी हुकूमत आई है। 5.5 अरब डॉलर के महीने के अंदर इंपोर्ट्स हो रही थी और 3.5 अरब डॉलर के टोटल ज़खायर 2 हफ्ते के बचे हुए थे। इसीलिए इनके लोग मुझ पर एतराज करते, तनकीद करते हैं, कहते हैं फौरन आईएमएफ के पास क्यों नहीं चला गया। भाई आप तो दूध और शहद की नदियां छोड़ के गए थे, आईएमएफ के पास जाने की जरूरत क्या थी। ये हालात हमारे पास छोड़ के गए। वजीर आजम इमरान खान आए, उन्होंने मुश्किल तरीन फैसले किए, सियासी तौर पर मुश्किल फैसले किए। वो इसलिए किए कि वो लीडर है, वो सियासतदान नहीं है। उसको पाकिस्तान की बेहतरी चाहिए थी, उसको अपनी सियासी शोहरत नहीं चाहिए थी। मुश्किल फैसलों का अब असर सुन लें आप। $2 बिलियन का हमारा खसारा आ रहा है और आप सोचें मोमेंटम और वो टाइटैनिक जिसको बदलने में बड़ी देर लगती है। पहले जो हमारे 8-9 महीने गुजरे उसके अंदर हमने इसको आधा कर दिया। ये $2 अरब से सिर्फ $1 अरब माहाना रह गया। अभी आईएमएफ प्रोग्राम शुरू नहीं हुआ, ये आईएमएफ प्रोग्राम शुरू होने से पहले की बात कर रहे हैं। अगले साल, पूरे साल 19-20 में सिर्फ $4.5 अरब यानी कि $400 मिलियन माहाना से भी कम, $2 अरब माहाना से लिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई फख्र के साथ मैं ये आपको बता रहा हूं कि इमरान खान की हुकूमत ने, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस साल 1 दिहाई गुजरने के बाद, तकरीबन 1.5 दिहाई के बाद पहला साल होने जा रहा है कि बैरूनी खसारा नहीं, सरप्लस होगा इंशाअल्लाह ताला। पहले 11 महीने का सरप्लस है। सो हमने आपकी सिर्फ तबाही की दास्तानें नहीं सुनाई, हमने उसके लिए सख्त फैसले किए, पहले दिन से फैसले किए और बेहतरी करके दिखाई। अब वहां से हम निकल रहे थे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने आज बात की कि 52 साल के अंदर सबसे कम मईशत का ग्रोथ, और उन्होंने कहा यह कोविड से पहले है। माजरत के साथ आपने किसी ने आपको गलत कहानी सुना दी है। वो 0.5% जिसकी बात कर रहे हैं, ये पिछले साल का हमारा ग्रोथ रेट था जिसमें कोरोना आ चुका था। ये वो पीरियड था जिसके अंदर आप और आपके दूसरे ऑपोजिशन लीडर यहीं हाउस में खड़े होकर लॉकडाउन के मुतालबे कर रहे थे। और सिर्फ इमरान खान था जो कह रहा था कि मैंने सिर्फ सेहत का निजाम बचाना नहीं है, मैंने गरीब को भूख और अफलास से भी बचाना है। कोविड से हम किस तरीके से निकले, मैं बहुत ज्यादा तफसील में नहीं जाता, लेकिन 2 सिर्फ आपको इशारे दे देता हूं। सर बाकी दुनिया छोड़ दें, बाकी दुनिया में भी अगर आप देखें, अमेरिका की मईशत बैठ गई, बर्तानिया, जर्मनी, ताकतवर से ताकतवर मईशतों का। आप सिर्फ हमारे हमसाये के साथ देख लें। दोनों चीजें मैं आपको बताता हूं किस तरीके से। वो कह रहे थे कोविड का मुकाबला, हम आपको बताते हैं कोविड का मुकाबला ठोस नंबर्स के साथ बताते हैं। आपको पहले बताया दुनिया ने कैसी तारीफ की, अब आपको बताता हूं क्यों तारीफ की। पहले आप आ जाएं सेहत के ऊपर। जो निजाम बनाया गया, तमाम सूबों की इंतजामी टीम, सेहत की टीम, उनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। हमेशा मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं।